वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट किया जाए कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेट 0 हो जाए। उस टाइम पर लिमिट C टेंड्स टू 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0 ही हो गया मान लो। उस टाइम पर उसके मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज ऑल्सो यूज लाइक दिस मोलर कंडक्टिविटी। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग। ओके, अभी देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन की क्या इफेक्ट रहती है। सी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट से बना है जो वीक है, मतलब ये हुआ कि उनका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता है। आयोनाइजेशन ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन्स थोड़े कम होते हैं, और अगर आयन्स कम है तो उनकी कंडक्टिविटी भी थोड़ी कम होगी। बट उनमें थोड़ा सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाए, मतलब उनको डाइल्यूट कर दिया जाए, तो डाइल्यूट करने पर सॉल्वेंट ऐड होने से उनका जो आयोनाइजेशन रेशियो है वो इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, डिसएसोसिएशन इंक्रीज होता है। उसी वजह से उनमें जो आयन्स है, नंबर ऑफ आयन्स, फ्री आयन्स वो ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए, और इसीलिए उनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। ये वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू हो जाती है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, और उनके लिए अगर मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन √C का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ कर्व शेप में मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका आयोनाइजेशन 100% हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स किया, ये डाइल्यूशन हो गया। जितना भी NaCl था 10 ग्राम में 100% आयोनाइज हो गया। मैक्सिमम आयन्स इतने फ्री आयन्स मिल सकते थे हो गए। अभी थोड़ा और पानी, मतलब कि टोटल 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर सॉल्वेंट जो पहले 100 मिलीलीटर था अभी 1000 मिलीलीटर कर दिया, मतलब उसको 10 टाइम डाइल्यूट किया। तो क्या होगा, जो आयोनाइजेशन जितना होना था वो तो हो गया, जितना Na+ और Cl- मिलना था वो पहले से ही है अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, उसके बराबर ही होता है, राइट। तो क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक में कंडक्टेंस कम होता है। ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट ऐड करने से आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, और उसी की वजह से आयोनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से फ्री आयन्स ज्यादा होते हैं, मतलब उनमें इंक्रीमेंट हो गया तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। एज वेल एज यहाँ पर तो जितने आयन्स होने थे पहले से ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर सॉल्वेंट कितना भी ऐड करो। तो फर्क कब पड़ेगा, जब उनमें सॉल्यूट ऐड किया जाए। 10 ग्राम NaCl की मतलब जो पहले से 10 ग्राम NaCl लिया ना, तो सॉल्वेंट ज्यादा ऐड करो, उससे बेटर है कि सॉल्यूट ऐड करो। सपोज यहाँ पर 2 ग्राम और NaCl ऐड कर दिया तो ज्यादा आयन्स मिलेंगे। तो ऐसे मतलब इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट जितना ऐड करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका कंडक्टेंस कितना रहेगा। फाइन, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी इन √C का ग्राफ प्लॉट करने पर ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इसका जो स्लोप होता है वो होता है A। ये वैल्यू A की रिप्रेजेंट करता है, और ये वैल्यू हर एक जो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव है उनके लिए फिक्स होता है, राइट।
नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोहलरॉश लॉ। कोहलरॉश लॉ ने यही बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया जाए, उनमें ये जो ए की वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स पर, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कौन सा होगा, एज वेल एज टेम्परेचर। एज पर कोहलरॉश लॉ, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में उसकी जो कंडक्टेंसी होती है वो डिपेंड करता है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कौन से टाइप के, कितने हैं ये तो है ही, लेकिन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स रहता है। मतलब ये हुआ कि जैसे NaCl की बात करें तो NaCl में Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस की जो कंडक्टिविटी होगी ना वो फिक्स रहेगी। अभी Na प्लस के साथ Br माइनस लिया जाए तो भी ये उतना ही रहेगा कंडक्टिविटी उसकी जितनी यहाँ पर थी। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों की कंडक्टिविटी वैल्यू फिक्स होती है कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। पॉजिटिव आयन Na प्लस हुआ वो फिक्स ही रहेगा। Cl माइनस, यहाँ पर NaCl को रिप्लेस करके KCl लिया जाए तो Cl माइनस की जो कंडक्टिविटी रहेगी वो फिक्स ही रहेगी, चाहे यहाँ पर K प्लस हो या फिर Na प्लस हो। फाइन, ओके। हाँ, तो अभी ये NaCl की बात की। अभी सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ओके। कोहलरॉश लॉ जनरल टर्म में कैसे लिखा जाता है उसके लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AX/BY gives, see, A is a positive ion, B is a negative ion, right? तो A इसका मल्टीपल होगा X प्लस प्लस Y, B का मल्टीपल B माइनस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AX/BY, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है समटाइम्स। आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ये साइन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X A प्लस, लेकिन A का चार्ज कितना रहेगा B के मल्टीपल जितना, Y। सेम वे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ YB माइनस X। फाइन। ऐसे ही अगर एसिटिक एसिड के लिए लेना हो तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, राइट। कोहलरॉश लॉज एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं NH4OH का। आयोनाइज होता है NH4 प्लस OH माइनस में। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ये किस लिए है? क्योंकि Na प्लस ऐड किया, NaCl ऐड किया तो NaCl माइनस भी करना पड़ेगा। जो एक्चुअल वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। सो molar conductivity of NH4 plus plus molar conductivity of Cl minus plus molar conductivity of Na plus plus molar conductivity of OH minus minus molar conductivity of Na plus plus molar conductivity of Cl minus। okay, तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH
NH4OH is equal to this. First application of Paul-Roche law. Second application of Paul-Roche law, determine the value of dissociation and equilibrium constant. Let us see with the example of acetic acid. Weak electrolytic solution of acetic acid. Acetate ion plus H plus ion. All are in aqueous state. 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर जब देखा था तब उसमें ये देखा था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 100% होता है और प्रोडक्ट का 0 होता है. एट इक्विलिब्रियम the concentration of product will be suppose C alpha, here also C alpha, and the concentration of acetic acid, I mean reactant, is equal to C minus C alpha. Fine. Okay. So equilibrium constant is equal to acetate ion, concentration of acetate ion multiply with H plus ion divided by concentration of acetic acid is equal to, so K is equal to acetate ion concentration C alpha multiply with C alpha divided by C minus C alpha. Fine. So C alpha C square alpha square divided by C कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा हो गया. अब अल्फा का ये भी फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो अल्फा की यही वैल्यू यहाँ पर रखते हैं. सो इज इक्वल टू, सो के इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ओके, सी स्क्वायर एंड सी कट, सो ये रहेगा खाली सी इंटू अल्फा स्क्वायर मीन्स मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होल स्क्वायर. या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर. राइट, ये हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा हुआ, तो अल्फा मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ये वैल्यू हो गई की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन. राइट, यूज ऑफ, या फिर ये बोल सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ पॉल-रॉश लॉ. फाइन.